मंजिलें भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होता है, हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेश सिंह और मैं आज आपके लिए फिर से एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, और जो कि वर्णमाला का है, जो कि काफ़ी टफ माना जाता है। और अगर हम इसको सही वे में पढ़ें तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। तो आइए बिना देरी करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं, इसकी बारीकियों को समझते हैं। तो वर्णमाला जो है, आप देख सकते हैं कि हम इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से और फिगर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वर्णमाला को मैंने एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाया है एक इजी वे में। तो वर्णमाला क्या होते हैं? वर्णमाला जो वर्ण होते हैं वो ध्वनि का रूप होते हैं। ठीक है, ध्वनि क्या है? मौखिक इकाई होती है, और वर्ण क्या होता है? इसी का लिखित रूप होता है। तो वर्णमाला दो चीजों से मिलकर बना होता है, स्वर और व्यंजन से। तो यानी ये स्वर और व्यंजन क्या है? ये हमारी ध्वनियां हैं। ठीक है, अगर हम कुल वर्णों की बात करें, ठीक है, तो 44 होते हैं स्वर और व्यंजन, यानी कि 11 और 33 होते हैं, जिनको भी हम विस्तृत तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये मैं एक चार्ट बनाया हूँ इसको समझाने के लिए। और 2 अयोगवाह भी इसमें ऐड होते हैं, 2 क्षिप्त व्यंजन भी ऐड होते हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन ऐड होते हैं। तब ये मिला के टोटल कितने हो जाते हैं? 52। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा वर्णमाला चैप्टर है, वर्ण विचार चैप्टर है, वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से खत्म होता है। ठीक है, तो इस भाग में हम केवल स्वर के बारे में जानेंगे और स्वर को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो भाषा व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, तो आइए हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो वर्णमाला क्या होती है, इसको समझते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, यानी कि अगर हम वर्णों के व्यवस्थित समूह की बात करते हैं तो आप पूछेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। तो वर्णों से पहले हम आपको ध्वनि के बारे में बता देते हैं। तो ध्वनि क्या होती है? तो ध्वनि क्या होती है? भाषा की मौखिक सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है, यानी भाषा की रीढ़ भी हम इसे कह सकते हैं। और ध्वनि से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, यानी ध्वनियों का जो लिखित रूप होता है वो क्या होता है? वर्ण होता है। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। अगर हम वर्णों को विभाजित करें तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें, इनकी परिभाषा को हम ले सकते हैं। तो परिभाषा क्या होती है? उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, यानी कि ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और सारे सघोष यानी घोष होते हैं, जिसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं बहुत ही विस्तृत तरीके से। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। यही इन दोनों में डिफरेंस बताता है। ठीक है, और ये स्वतंत्र नहीं होते हैं क्योंकि इनको सहायता की जरूरत पड़ती है, इस वजह से स्वतंत्र नहीं होते हैं। सो आइए हम इसकी परिभाषा पे थोड़ा सा और नजर डालते हैं। ध्वनि की परिभाषा को भी हम देख लेते हैं इसी बहाने। तो ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। इसके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ण क्या होता है? ध्वनि का लिखित रूप होता है, यानी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, यानी इसको हम भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कहेंगे। ठीक है, वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, शब्द क्या होते हैं? अर्थ के आधार पे सबसे छोटा अंग। अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए आपको एग्जाम में कि शब्द अर्थ के आधार पे सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो आप क्या करोगे? शब्द को टिक करोगे। अगर पूछ लेगा भावार्थ के आधार पे सबसे छोटा अंग, यानी अगर भाव की बात आ जाए तो आप याद रखिए कि भाव अगर आ जाए तो वहां पे वाक्य होता है। ठीक है, वर्ण के अगर हम प्रकार की बात करें तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन, जिसको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम स्वर पे, जो हमारा मेन टॉपिक है, उस पर हम चर्चा करते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वर के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो स्वर हम अभी पता कर चुके हैं। ये देखिए, हमने परिभाषा की व्याख्या की है। तो क्या होते हैं? उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है इनका। ठीक है, इनको मतलब किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही उच्चारित हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो संख्या कितनी होती है? 11 होती है, जो कि भारत सरकार यानी मानक है उनका, तो उन्होंने 11 माना है। ठीक है, हिंदी में वर्णों की संख्या मतलब स्वरों की संख्या। अगर इसमें से हम इसमें री और री यानी दीर्घ वाला री जो होता है, री भी 2 होते हैं। कौन कौन से? एक री होता है नॉर्मल, और एक मतलब ह्रस्व होता है, और एक दीर्घ होता है। ठीक है, तो ये दीर्घ वाला री है। ठीक है, ये दीर्घ वाला री है। तो अगर ये दोनों ऐड हो जाते हैं तो ये इनकी संख्या संस्कृत में कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। तो अगर हम इनके टाइप की बात करें, यानी इनके प्रकार की बात करें, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो इनको हम कई तरह से, इनके प्रकार को हम कई तरह से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि उच्चारण के आधार पे, मतलब इनका हम उच्चारण कैसे करेंगे उसके आधार पे ये 10 प्रकार के होते हैं। 10 मतलब होते हैं। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ। ठीक है, अगर हम लेखन के आधार पे बात करें तो लेखन यानी कि लिखने के आधार पे बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं। यानी जब हम इनके लिखने की बात करेंगे तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 13। कौन कौन से 3 ऐड हो जाएंगे?
ये री हो जाएगा, अंग हो जाएगा और आहा हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं ओष्ठाकृति, यानी हम जब ओठों से अपने इनको व्यक्त करते हैं तो कैसे ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, कौन कौन से? वृत्तमुखी यानी ओष्ठ वृत्ताकार होंगे इसमें। अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो कौन सा होगा? आवृत्तमुखी यानी ओठ वृत्ताकार नहीं होंगे। जैसा कि आप इमोजीज में देख सकते हैं, एक में वृत्ताकार है, एक में वृत्ताकार नहीं है। यानी अगर हम वृत्ताकार कहेंगे तो कौन कौन से आ जाएंगे? उ, बड़ा उ, ओ, औ और ये 4 हो जाएंगे। ये 4 ही होते हैं वृत्तमुखी। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि वृत्तमुखी मतलब ये ओष्ठाकृति के आधार पे वृत्तमुखी कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने होते हैं, तो 4 लगाओगे आप, ठीक है। और इसमें एक आगत को भी ऐड करते हैं, बट इनके जो मतलब होते हैं ये 4 ही होते हैं, ठीक है। आवृत्तमुखी की बात करें तो ये कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और आए, ठीक है। तो ये हमारे ओष्ठाकृति के आधार पे हो गए। आइए हम बात करते हैं जाति के आधार पे। तो हम जाति के आधार पे अगर इनको बांटे तो कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक सवर्ण स्वर यानी सजातीय, एक होता है असवर्ण स्वर यानी बेजातीय, ठीक है। सवर्ण स्वर क्या होते हैं? उच्चारण समान होता है, ठीक है, उच्चारण समान स्थान तथा प्रयत्न से होता है। यानी इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? छोटा, बड़ा, छोटी ई और बड़ी, छोटा उ और बड़ा उ, ठीक है। अगर उच्चारण अलग अलग स्थान यानी असमान प्रयत्नों से होता है तो वो असवर्ण स्वर होते हैं यानी विजातीय होते हैं। जैसे कि आ प्लस ई ए हो जाता है, आ प्लस उ ओ हो जाता है, आ प्लस ए ए हो जाता है, आ प्लस ओ औ हो जाता है, ठीक है। तो आइए हम इनकी मात्रा की बात करें। अगर मात्रा के आधार पे इनको हम बांटे तो कितने प्रकार के होंगे? तो हमारे 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसको व्यक्त किया है, ठीक है। उन्हीं के आधार पे इन्होंने बांटा है, मात्रा के आधार पे, ठीक है। तो ह्रस्व को हम लघु भी कहते हैं। क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है आपके अलग अलग नामों से कि लघु जो होते हैं वो स्वर कैसे होते हैं, ठीक है। एक मात्रिक स्वर क्या होते हैं, अखंडित स्वर क्या होते हैं, मतलब कैसे भी आपको क्वेश्चंस में। और वो हम भाग 3 में देखेंगे। अभी इसका पार्ट 2 आने वाला है, फिर उसके बाद भाग 3 आएगा। उसमें हम मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, लगभग 500 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इनके मूल इनके टाइप्स की बात कर रहे थे। तो ह्रस्व को लघु भी बोलते हैं, एक मात्रिक भी बोलते हैं, अखंडित भी बोलते हैं क्योंकि इनके खंड नहीं होते, मूल स्वर भी बोलते हैं इनको, ठीक है। और अगर इनकी बात करें, संख्या की बात करें तो ये 4 होते हैं ह्रस्व। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋण यानी री भी जो होता है वो भी क्या होगा? छोटी होगा, ठीक है। और दीर्घ की बात करें अगर हम, तो दीर्घ को गुरु भी बोलते हैं, द्विमात्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। इसको खंडित भी बोलते हैं, ठीक है, खंडित भी आप लिख लीजिए, खंडित भी बोलते हैं, द्विगुणित भी बोलते हैं इनको, ठीक है, द्विगुणित भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये विभिन्न विभिन्न नामों से आपको पूछ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे। तो इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए आई ओ आओ हो जाएगा, ठीक है। ये 7 हो जाएंगे टोटल। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के अनुसार अगर बात करें तो एनसीईआरटी में ह्रस्व को 5 लिखा गया, इसमें री को ऐड कर दिया गया है। दीर्घ की बात करें तो दीर्घ 8 होते हैं एनसीईआरटी के अनुसार, इसमें री को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर देखिए, आप दीर्घ स्वर में ही संयुक्त स्वर को भी खोल सकते हैं, जैसे कि आ प्लस ई ए हो जाता है, आ और ए हो जाता है, आ और उ ओ हो जाता है, आ प्लस ओ औ हो जाता है। इस वजह से हम इनको दीर्घ गुरु द्विमात्रिक के अलावा हम इनको संधि भी कहते हैं, ठीक है, संधि स्वर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये संधियों की तरह भी वर्क कर रहे हैं इस वजह से। तो आइए हम प्लुत स्वर की बात करते हैं। प्लुत स्वर क्या होते हैं? त्रिमात्रिक होते हैं, पहली चीज तो, ठीक है। और लंबे समय तक लगातार उच्चरित स्वर क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। मतलब इनका जो उच्चारण होता है बहुत ही लंबे समय तक होता है। जैसे कि हम ओम का उच्चारण करें, ओम, ठीक है, तो ओम को हम देखिए कितनी बार लंबा खींच के ले जाते हैं, ऐसे ही सुनो, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको उच्चारण कर सकते हैं। इसका उच्चारण क्या होता है? अति दीर्घ होता है, जैसा कि आप बोल के समझ सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये हमारा जो है जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। इससे पहले हम इस कथन को समझ लेते हैं जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। मुर्गे के प्रातःकालीन ध्वनि कुकू के आधार पे सर्वप्रथम जो उ स्वर का विभाजन किया गया था, फिर उसी आधार पे अन्य स्वरों का विभाजन किया गया, ठीक है। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घोच्यते त्रिमात्रास्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम, ठीक है। जैसा कि हम अभी इधर पढ़े हैं, उन्हीं का ये श्लोक है, ठीक है। तो इसको व्यक्त करने के लिए हम इसको समझ सकते हैं एक लाइन में, 1 से 2 लाइन में, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे। तो हम इस फिगर को देख लेते हैं उससे पहले, ठीक है। ये जीभ है हमारी, ठीक है, जो मुख से बाहर आई हुई है। तो जीभ की क्रियाशीलता आप देख सकते हैं। अगर हम ये देख सकते हैं, आपको व्यक्त किया मैंने इस पे, तो ये अग्र होते हैं, ये मध्य होते हैं और ये पश्च स्वर होते हैं, ठीक है।
तो आपने देखा अग्र, मध्य और पश्च स्वर, ठीक है। तो अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? ई होता है, बड़ी ई होता है, ए और ऐ होता है। और जो पश्च स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? बड़ा आ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ और आओ होता है। और अगर मध्य स्वर में तो केवल आ जाता है। अब आइए हम फिर से वहीं पे आ जाते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं इसको बहुत ही अच्छे से। तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पे सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसको तालु बनाया है। ये जो हमारे मसूड़ों के ऊपर जो होता है वो क्या होता है? तालु होता है। ये दंत है, ठीक है। ये मसूड़ा है, मसूड़े को क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। और ये हमारा येलो कलर का क्या है? तालु है, ठीक है। और उसके नीचे ये रेड कलर की क्या है? जिह्वा है। और इसको हम जिह्वा कहते हैं, दांत को दंत कहते हैं। और इसके पीछे ये अंदर जो होता है ये क्या होता है? काकल्य, ठीक है। यहाँ से भी ध्वनियां उच्चारित होती हैं। और क्या कहते हैं, इसको हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं जीव की क्रियाशीलता के आधार पे, ठीक है। तो हमारा इसमें 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? वो सॉरी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। अग्र, मध्य और पश्च। अभी मैंने आपको फिगर दिखाया था, उसमें अग्र, मध्य और पश्च के बारे में बताया था। और इसको आप देख सकते हैं कौन कौन से पश्च स्वर होते हैं। इसको मैंने एक सारणी में मतलब संगठित कर दिया है अच्छे तरीके से, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और याद करने में थोड़ा सा आसानी हो। अगर ये फिगर आपके दिमाग में होगा तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम मुख्य यानी तालु के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जीव की क्रियाशीलता के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मुख्य यानी तालु के आधार पे अगर हम बात करें तो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला तो है संवृत्त स्वर यानी कि क्लोज। क्लोज कैसे होता है? ये हमारा तालु है, येलो कलर का, नीचे रेड कलर की जीभ है, आप देख सकते हैं। और ये काकल्य है, ठीक है। तो जब जीभ का अग्रभाग जो होता है वो तालु के अग्रभाग से क्या होता है? टच में आता है, तो क्या होता है? रास्ता क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है? अग्र तालु और अग्र जीभ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? संवृत्त स्वर हो जाएंगे। इसमें कौन कौन से आएंगे? बड़ा ई, बड़ा ई और ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। 4 हो जाएंगे, इनकी संख्या 4 हो जाएगी। अगर हम विवृत स्वर की बात करें यानी कि ओपन होता है इसमें, तो क्या होता है? जो तालु होता है यानी पश्च तालु, ठीक है। पश्च तालु और पश्च जीभ, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये पश्च तालु है, ये पश्च जीभ है। अगर ये क्लोज हो जाता है तो क्या होता है? और ये आगे का जो पोर्शन है ये क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। तो ये क्या होता है? विवृत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें यहीं पे देखना है आगे वाले पोर्शन को कि ये ओपन हो रहा है। और ये समृद्ध में आप देख सकते हैं कि ये आगे का पोर्शन क्या हुआ? क्लोज हो गया, ठीक है। तो विवृत स्वर में कौन सा आ जाएगा? केवल बड़ा आ, ठीक है। जब हम आ कहते हैं तो क्या होता है? आगे का मुख खुल जाता है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं अर्ध समृद्ध स्वर, ठीक है। अभी हमने समृद्ध पढ़ा, अब उसका हाफ क्लोज पढ़ते हैं यानी कि अर्ध समृद्ध पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है? हाफ क्लोज में जब हम तालु जो होता है हमारा तालु, ठीक है, तो क्या करते हैं? मध्य तालु और मध्य जीभ, यानी मध्य तालु और मध्य जीभ को जब हम, तो जब ये हमारा जो जीभ होता है, जब ये, ठीक है, इसको थोड़ा सा मोड़ दे देते हैं हम, और फिर ये क्या कहलाता है? हाफ क्लोज कहलाता है, ठीक है। यानी इसमें मध्य जो तालु होता है ये मध्य तालु हो गया और ये मध्य जीभ होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? क्लोज हो जाता है यहाँ का, ठीक है, रास्ता। इस वजह से क्या हो जाता है? हाफ क्लोज हो जाएगा, यानी आधा बंद हो जाएगा। और अर्ध विवृत क्या होता है? हाफ ओपन, यानी ये थोड़ा सा खुल जाएगा, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? हाफ ओपन हो जाएगा, यानी कि मध्य तालु जो है ये हमारा हो जाएगा। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? ए, आए हो जाएगा और अ हो जाएगा। अर्ध समृद्ध स्वर में कौन से आ जाएंगे? ए, आ, ओ। आप इसका उच्चारण करके आप समझ सकते हैं अपने आप से, ठीक है। अगर हम जीभ अग्र स्वर की बात करें तो अग्र में ये भी आ जाता है, ये भी अग्रभाग से ही उच्चारित होता है। जैसे कि इसको हम समृद्ध बोलते हैं, ठीक है, री को भी हम समृद्ध बोलते हैं। इसमें जिह्वा का अग्रभाग तालु के मध्य भाग को स्पर्श करता है, ठीक है। तो हम इसको समझ गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए हम फिर आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा कौन सा? अयोगवाह। तो अयोगवाह क्या होते हैं हम इसको समझते हैं। तो अयोगवाह क्या होते हैं? किशोरी लाल वाजपेयी जी थे, उन्होंने इसको अयोगवाह माना है। कौन कौन से? अंग और हा को, ठीक है। जो योग ना होने पर वाहक का काम करें वो क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। जो केवल स्वरों के साथ जुड़ते हैं, व्यंजन से नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। ये ना ही स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो जो ये अंग होता है, जो आप एक चंद्रबिंदु लगा है, ठीक है, ये क्या होते हैं? अनुस्वार बोलते हैं हम इन्हें, ठीक है। ये नासिक के भी होते हैं और ये दोनों मिला दिया जाए तो ये दीर्घ स्वर भी होते हैं, इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। स्वरों में अगर हम इनकी बात करें तो ये दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। और अह जो होता है, विसर्ग जो होता है, वो क्या होता है? कंठ से बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा एक हो गया नमः, ले लिया हमने, ठीक है, नमः उदाहरण ले लिया। तो नमः का अगर हम बात करें, इसका उच्चारण बात करें, ठीक है, इसकी मात्राओं की बात करें, तो नमः में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 3 होती हैं, ठीक है। और अगर नमः को हम अलग अलग कर दें, ठीक है, तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि जैसे ये हमारा, ठीक है, हो गया ये।
तो एक चीज हम जान लेते हैं, जैसे हम नमा को अलग अलग कर देते हैं, जैसे कि ना, ठीक है, माँ हो जाएगा, ये हलंत लगा देंगे और ये हा हो जाएगा। इसके हम टुकड़े इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। और एक मात्राएं एक साथ में आप नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि अब इसके साथ आप चाहें अगर कि आहा लगा दें यानी विसर्ग लगा दें तो ये गलत हो जाएगा, या चंद्रबिंदु लगा दें तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल एक ही चिन्ह का आप प्रयोग करेंगे, मतलब कि चिन्ह हमेशा क्या होगा, एक ही प्रयोग किया जाएगा। इस वजह से क्या होता है कि हम नमः को अगर हम ऐसे मह लिख दें, ये लिख दें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हलंत होता है और आप इसको भी प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम इसको अलग से लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक उदाहरण ले लिए थे ऐसे ही कि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमने विसर्ग ये अयोगवाह को समझ लिया अच्छे से। अब आइए बात करते हैं स्वर का उच्चारण स्थान, ठीक है। उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं आ से औ तक, ठीक है। री को भी लेते हैं। तो छोटा और बड़ा आ जो होता है वो कहाँ से बोला जाता है, कंठ से इसका उच्चारण होता है, कंठ से बोला जाएगा। ये छोटी ई और बड़ी ई जो होता है वो तालु से बोला जाएगा। ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ से बोला जाएगा। आप इसको अपने मुंह से बोल के प्रैक्टिस करके देख लेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कि हम आ बोलते हैं तो हमारे जो मुख है वो खुल जाता है, ठीक है। और क्या होता है, कंठ का प्रयोग होता है उसमें, और जीभ ई का जब उच्चारण करते हैं तो तालु का उसमें प्रयोग होता है, और उ का करते हैं तो ओष्ठ आ जाते हैं। ऐसे ही मसूढ़े यानी री जब प्रयोग करते हैं तो क्या मसूढ़े टच होते हैं, ठीक है। तो मूर्धन्य हो जाएगा ये, ए और आय हो जाएगा तो कंठ तालु हो जाएगा, ओ और औ की बात करें तो कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं, जितने भी ये स्वर होते हैं ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। तो इनको भी आप याद कर लीजिए कि ये अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप फटाक से आंसर दे सकें उसका। तो आइए हम आगे बात करते हैं, आगे का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो देखिए मैंने इधर एक बना दिया है, जैसे कि ये होता नहीं है, आप इसको टी आकार में समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारी मात्रा है। तो जो इसके ये ऊपर का भाग होता है इसको मात्रा, जो हम इसका सर बांधते हैं किसी भी जो भी हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे आ लिखा तो हमने जो ये डंडी लगाई जिस पर मात्रा बांधिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, सिरो रेखा होता है, इसको हम सिरो रेखा बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो लगता है वो क्या होता है, पंचमाक्षर होता है, ठीक है। जैसे कि आप अड़ा को देख सकते हैं, ठीक है, अंगा को, सॉरी अड़ा होता है ये। उच्छिप्त क्या होते हैं, ये अड़ा होता है, ये अड़ा होता है, ठीक है, ये अंगा होता है, ठीक है। उच्छिप्त जैसे हो गया, ये नीचे लगते हैं उच्छिप्त जो होते हैं। नुक्ता भी प्रयोग होता है, ये विदेशी होते हैं, ठीक है, विदेशी जो स्वर होते हैं, मतलब व्यंजन स्वर जो भी है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नुक्ता के रूप में लगते हैं, तो ये यहाँ पे लगते हैं। जैसे कि आप ये खा देख सकते हैं, खा में यहाँ नुक्ता लग जाता है। नई विकसित ध्वनि जिसके बारे में शिव प्रसाद तारे जी ने बताया है, ठीक है, ये क्या है, नई विकसित ध्वनियां है, ठीक है। और जो ऊपर लगता है उससे चंद्रबिंदु के आकार का, वो क्या होता है, अनुस्वार होता है। तो आइए हम मात्राओं को भी समझ लेते हैं इसी के जरिए। तो मात्राएं क्या होती हैं, उच्चारण करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। स्वरों के बदलते स्वरूप को या वर्ण के दूसरे रूप को क्या कहते हैं, मात्राएं कहते हैं। इनकी संख्याएं कितनी होती हैं, तो टोटल 10 होती हैं। कौन कौन सी देख सकते हैं आप फिगर में, आ ई उ री ए आई ओ आओ, ठीक है। ये सब क्या है, मात्राएं हैं। तो आप इनको देख सकते हैं, ये सारी मात्राएं दी हुई हैं, ठीक है। एक एक को अच्छे से देख सकते हैं कैसे मात्राएं लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं अनुनासिक स्वर की। अनुनासिक स्वर क्या होते हैं, जब किसी स्वर का उच्चारण करने में श्वास वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। जो हमारी श्वास यानी प्राण वायु जो होती है, जो अंदर से निकलती है, वो क्या होती है, मुख और नाक, यानी मुख से निकलेगी और नाक से निकलेगी, ठीक है। जैसे कि ये कथन दिया हुआ है, मुख नासिका वचनो नुनासिका, ठीक है। और इसका चिन्ह क्या होगा, ये देखिए चंद्रबिंदु से इसको हम डिनोट करते हैं। इसका चिन्ह है चंद्रबिंदु। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आ पे लगा दिया, बड़ा आ पे लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही सब पे लग जाएंगे चंद्रबिंदु। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनुनासिक। ये क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। तत्सम तद्भव हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, शब्द विचार वाले चैप्टर में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। ये पार्ट 1 है वर्णमाला का, जिसमें हम स्वरों का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अनुनासिक स्वर हैं वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं, और उनका तत्सम रूप क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, तत्सम रूप होता है इसका। तो अनुनासिक या निरुनासिक स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर श्वास केवल मुख से बाहर निकलती है। अपने मूल रूप से लिखे हुए सभी स्वर क्या होते हैं, निरुनासिक स्वर होते हैं, ठीक है। तो हम इसको समझ गए हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे बात करते हैं।
शब्दकोश के लिए स्वीकृत वर्ण क्रम, ठीक है, इसको भी हम समझ लेते हैं। इससे बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं आजकल एग्जाम में, तो इसको भी हम बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। तो जब हम आ की बात करते हैं, ठीक है, आ की, तो आ से पहले कौन कौन से आते हैं देख लीजिए। आ आता है, ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा, अंग आएगा, फिर चंद्र बिंदु वाला आएगा, ये अंग में पहले सिंगल बिंदु फिर चंद्र बिंदु, ठीक है, फिर ये विसर्ग वाला आ जाएगा, फिर आ आता है हमारा, फिर बड़ा आ, ये सही क्रम है इसका, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं, ई बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए आई ओ आओ, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, क्रम हो गए इसके। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इसके बाद का आ जाता है, फिर छा आ जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप बहुत ही ध्यान से याद कर लीजिए। फिर खा, गा, घा, अंगा, जा, छा, जा, फिर ज्ञा आ जाएगा, ठीक है। ज्ञा को वैसे भी तो हम लोग इसको लास्ट में लिखते हैं, छात्रा ज्ञा, ठीक है, लेकिन ये कहाँ आते हैं, का से, का के बाद आता है छा, फिर खा आता है, ऐसे जा के बाद ज्ञा आता है, फिर झा आता है, फिर इया टा ठा डा ढा ड़ा, ठीक है, ता था दा धा ना, फिर पा फा बा भा मा, ठीक है, या ला ला बा शा, फिर शा आएगा, फिर या ला षटकोण वाला सा आएगा, फिर शा शा सा और हा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, क्रम हो गया। ऐसे ही अगर हम केवल का की बात करें तो का से कैसे हम लिख सकते हैं, ये देखिए का यहाँ पे आया और इससे पहले ये देखिए 3 आए हैं अंग, ऐसे इसी के जैसे हमने इसको स्वर को बनाया हुआ है, ठीक है, क्रम में, ऐसे ही इसको, तो ये शब्दकोश के अनुसार क्या है, क्रम है इसका, ठीक है। तो ऐसे का, की, बड़ी की, ठीक है, कु, कु, क्री, के, कै, इसको आप याद रखिए, ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक, एग्जाम में आपसे क्रम पूछ सकता है कि इससे पहले कौन सा आता है, ठीक है। तो आइए संयुक्ताक्षर के बारे में हम जान लेते हैं। तो 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं संयुक्ताक्षर, जैसे कि हमारा ये देखिए, का पे हलंत लगा के इसमें सा जोड़ दें षटकोण वाला, तो छा बन जाता है। ऐसे ही आप इस सारे उदाहरण देख सकते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, संयुक्ताक्षर होते हैं। ऐसे ही आइए हम आगे बढ़ते हैं, तो हम जान लेते हैं और भी बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि वर्ण विच्छेद की बात करें तो हम जैसे क्या को अभी हम पढ़ चुके हैं वैसे तो पिछले स्लाइड में। तो का को हम अगर तोड़ें तो कैसे तोड़ सकते हैं, का पे हलंत लगाएंगे, फिर या लिखेंगे, या पे हलंत लगाएंगे, फिर बड़ा आ, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ है, ठीक है। जैसे कि कमल लिखेंगे तो का पे हलंत लगाएंगे, फिर आ लिखेंगे, फिर माँ पे हलंत लगाएंगे, फिर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ला लिखा हुआ है तो इसके आगे हमेशा आ जुड़ा हुआ होता है, बट हमें दिखता नहीं है। तो ऐसे हम जब इसके टुकड़े करते हैं तो ये हमें दिखते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये हमें दिख जाते हैं। तो ये ऐसे डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक है, कि आविष्कार का आप बताइए वर्ण विच्छेद क्या होगा, और आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे और फिर आपको ये बताना होगा, उसमें छांटना होगा। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। और मैंने अभी बताया था आपको एक चीज बढ़िया सी, कि अगर ऐसे दिया हो तो आपको 2 चिन्ह एक साथ में प्रयोग नहीं करने, जैसे कि ये और विसर्ग आप एक साथ में प्रयोग नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, चंद्र बिंदु को भी एक साथ में प्रयोग नहीं करोगे, एक ही चिन्ह को एक बार में आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसको हम यहाँ पे देखते चले जाएंगे। तो आप ये सारे याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारे शब्द को आप तोड़ सकते हैं। आइए हम आगत स्वर की बात करें तो आगत स्वर ये हमारे होते हैं, ठीक है, यानी इसको हम विदेशी स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। आगत मतलब ही विदेशी होता है, ठीक है। और ऐसे संधि या समान स्वर, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको भी जान लीजिए। संधि स्वर क्या होते हैं, 4 होते हैं, ए आई ओ औ होता है। समान स्वर यानी ये 9 होते हैं। संधि स्वर को छोड़कर शेष क्या होते हैं, समान स्वर होते हैं, ठीक है। तो हम इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं, स्वर को हम बहुत ही अच्छे से समझ लिए हैं, और इसी से हमारे सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इससे बाहर जहां तक मेरी उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से 3 से 4 बार इस वीडियो को देख लीजिए और इसको समझ लीजिए अच्छे से, आपको रट जाएगा। तो भाषा की सबसे छोटी अगर मौखिक इकाई की बात करते हैं तो ध्वनि होती है। ध्वनि का लिखित रूप जो होता है वो क्या होता है, वर्ण होता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला, जो कि हम पढ़ चुके हैं। सो धन्यवाद आप सभी का कि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो कि है व्यंजन का। तो उसको जरूर देखें, वो और भी अच्छा होने वाला है, उसमें हम कुछ भी छोड़ने वाले तो बिल्कुल नहीं हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारी व्यंजन की क्लास है। सो तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।